चलो फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है ये, जैसा मैंने नॉर्मली क्लासेस में मैंने कल कहा था उसी को इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। फंडामेंटल राइट्स को जब भी हम पढ़ते हैं तो फंडामेंटल राइट्स में सब एफआर इस तरह से शॉर्ट में लिखूंगा ताकि स्पेस भी बचे और थोड़ा सा अटेंशन भी रहे। एफआर के साथ दो तीन चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि एफआर का जो कॉन्सेप्ट है कि हाँ एफआर जैसी कोई चीज़ होनी चाहिए, ये सबसे पहली बार कराची सेशन में बताया गया था। कराची सेशन जो INC का है, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो कराची सेशन हुई थी उसमें सबसे पहली बार बताया गया था। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो एफआर के बारे में प्री इंडिपेंडेंस के समय कराची सेशन में एफआर के बारे में बताया गया था। और उसके बाद फिर से 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी एक स्पेशल कमेटी का गठन किया गया था जो कि फंडामेंटल राइट को ड्राफ्ट कर रही थी। तो उसके जो चेयरपर्सन थे उनका नाम था पटेल, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो टेक्निकली देखा जाए तो 1947 में हमें आज़ादी मिली थी, तो 47 के अगस्त से पहले एफआर से रिलेटेड अगर कोई भी बातचीत, कोई भी लिटरेचर है प्री इंडिपेंडेंस, तो वो ये दोनों हैं। ठीक है, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये दोनों जो हैं एफआर से रिलेटेड प्री इंडिपेंडेंस के लिटरेचर हैं, प्री इंडिपेंडेंस के लिटरेचर हैं विथ रिस्पेक्ट टू एफआर, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस। अगर हम बात करें एफआर से रिलेटेड पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है ये 1950 में जो संविधान लागू हुआ था उसके बाद से ये शुरू हो गया है। और इसको हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे पार्ट्स हैं, तकरीबन 22-23 ऐसे पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 3 के अंदर एफआईआर को रखा गया है। पार्ट को आप चैप्टर की तरह अगर समझने की कोशिश करें तो 22 चैप्टर हैं। उस 22 चैप्टर में तीसरा पार्ट एफआर है और इसके अंदर जितने सारे आर्टिकल्स हैं वो हैं आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक। ये बेसिक चीज़ें बता रहे हैं आपको। पोस्ट इंडिपेंडेंस, दूसरी चीज़, पोस्ट इंडिपेंडेंस में एफआर को लेकर के एक और तर्क उठा था इन द ईयर ऑफ 1976। तो 50 के बाद 1976 में भी एक तर्क उठा था और उससे भी पहले एक और तर्क उठा था 1955 में। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। 55 में तर्क ये था कि सिटीजन्स या सिटीजनशिप एक्ट जो है वो लागू हुई थी भारत में। तो कई सारे डिबेट इस रेस्पेक्ट में हुए थे कि कौन कौन से राइट्स जो ऑलरेडी सिटीजन्स के लिए हैं और जो राइट्स सिटीजन्स के लिए नहीं बल्कि सब के लिए हैं, उनके रिलेटेड इस एक्ट के साथ कॉन्ग्रुएंस में जा रहा है या नहीं। यानी कि जो एफआर है उसमें दो तरीके के राइट्स हैं। एक काइंड ऑफ एफआर जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, भारत के नागरिकों के लिए है। और एक और ग्रुप ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए नहीं बल्कि बाकी पूरी ह्यूमैनिटी के लिए हैं, जो भी उस वक्त भारत में रहेगा, चाहे वो इंडियन हो चाहे कोई और हो, सबके लिए है। तो इन दोनों कैटेगरीज को सिटीजनशिप एक्ट जब पहली बार बन रहा था 1955 में, तो ये डिबेट रादर एक डिस्कशन उठा था कि हमें इस एक्ट के अंदर भी इन दो कैटेगरीज को दिमाग में रख कर बनानी चाहिए या नहीं चाहिए। और अगर इन दोनों को कंसिडर करके हमें अपना अमेंडमेंट एक्ट बनाना है विच इज़ वेरी ऑब्वियस, तो उसके अंदर कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, कुछ मैंडेटरी चीज़ें हैं जो सिटीजन्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं, नॉन सिटीजन्स के लिए नहीं है। ये तमाम चीज़ों कहने का मतलब यह है कि एफआर के अंदर जो दो कैटेगरीज हैं इन दोनों को कंसिडर किया जा रहा था वाइल मेकिंग द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 सो एज टू मेक द टू थिंग्स इन कॉन्ग्रुएंस। एक कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए इस चीज़ का जिक्र उठा था। 1976 में एक और तर्क आया विथ रिस्पेक्ट टू एफआर और वो था कि क्या हम एफआर में अमेंडमेंट कर सकते हैं, इन अदर वर्ड्स 1973 में जब बेसिक स्ट्रक्चर का डेफिनेशन मिल गया हम लोगों को थ्रू द केशव नंदा भारती केस, तो ये चीज़ साफ जाहिर थी कि पार्ट 3 जो है यानी कि एफआर जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। मैं BS करके लिख रहा हूँ, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो क्या अमेंडमेंट हम बेसिक स्ट्रक्चर को कर सकते हैं? ये सवाल भी जब आया था तो इसमें भी जवाब बहुत साफ है, हम कर तो सकते हैं लेकिन उसमें सिर्फ एडिशन हो सकता है वैल्यूज़ का। हमारी एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ जो है वो नेगेटिव में नहीं जा सकती, वैल्यूज़ का डिग्रेडेशन नहीं हो सकता। तो अगर कोई नया एफआर ऐड करना है आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग एफआर को हटा नहीं सकते हैं। आप तभी हटा सकते हैं जब उसको हटाने के बावजूद एफआर की जो एसेंस है या बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक फीचर्स की जो एसेंस है वो कहीं नुकसान नहीं हो रही है। इसी के कंटिन्यूएशन में एक और 1978 में डिबेट उठा था कि राइट टू प्रॉपर्टी जो कि एक एफआर का पार्ट है यानी कि पार्ट 3 में है, क्या इसको अमेंड किया जा सकता है? अमेंड मतलब इसको चेंज किया जा सकता है, चेंज किसी भी तरीके से कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। हम लोगों ने 44th अमेंडमेंट में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसको हटा दिया था।
तो सवाल ये उठता है कि अभी आपने कहा था कि सर वैल्यू ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, आप सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। आप सब्सट्रैक्ट तब कर सकते हैं जब सब्सट्रैक्शन के बाद भी जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो एसेंस है, जो बेसिक फीचर है, वो मतलब उसको नुकसान नहीं पहुंच रहा है। राइट टू प्रॉपर्टी को हटाने के बाद भी हमारे संविधान के बेसिक फीचर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। इनफैक्ट हमारी बेसिक फीचर के अनुसार सोशलिज्म के बेसिस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, और इस सोशलिज्म को जिंदा रखने के लिए 44th अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी थी। सोशलिज्म को जिंदा रखने के लिए, इसी सोशलिज्म को जिंदा रखने के लिए राइट टू प्रॉपर्टी को हटाने की जरूरत पड़ी थी। तो मोटा मोटा कहने का अर्थ यह है कि 76th अमेंडमेंट में 1976 में जो डिबेट चल रही थी विद रिस्पेक्ट टू वेदर वी कैन अमेंड एफआर और नॉट, यस वी कैन अमेंड। वी यहाँ पे मतलब पार्लियामेंट है, स्टेट असेंबलीज अमेंड नहीं कर सकती। तो पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3, इट कैन ऐड, इट कैन सब्सट्रैक्ट any of the fundamental right whatsoever if required, keeping in mind that any such subtraction or removal of some of the fundamental rights will never going to impact the very essence of the constitution. It is not going to impact negatively the basic features of the constitution. अगर ये दोनों चीज़ें हैं जिनको नुकसान नहीं पहुंच रही है, keeping in mind these two considerations, yes we can amend the FR, we can add or we can subtract or remove any of the FR as per the requirement. ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ डिबेट में आ सकती है पोस्ट इंडिपेंडेंस, वो है इमरजेंसी के दौरान एफआर की क्या गति होती है। तो इसमें भी 44th अमेंडमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि 44th अमेंडमेंट ने एफआर को डिफरेंट तरीके से जिंदा रखा हुआ है। 44th अमेंडमेंट एक तरह से देखा जाए तो 44th अमेंडमेंट ने एफआर को अलग तरीके से जिंदा रखा है जब उसका एक सॉर्ट ऑफ एक एनकाउंटर होता है विद रिस्पेक्ट टू इमरजेंसी। यानी कि जब भी इमरजेंसी और एफआर क्लैश करता है तो जाहिर सी बात है कि इमरजेंसी पार्लियामेंट इंपोज कर रहा है, यानी कि उसके डायरेक्शन पे हो रहा है, प्रेसिडेंट इंपोज कर रहा है, और पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट के इंपोजिशन से या इमरजेंसी के इंपोजिशन से एफआर को नुकसान पहुंचता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 44th अमेंडमेंट ने इस नेगेटिव चीज़ को ठीक रखने के लिए या ज़्यादा नुकसान ना पहुंचे सिटीजन्स को, ये दिमाग में रखने के लिए डेमोक्रेसी जैसी चीज़ को जिंदा रखा है। और इसी डेमोक्रेसी के अंदर पार्लियामेंट के ऊपर कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं विद रिस्पेक्ट टू द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी। सो इन अदर वर्ड्स अगर हम देखें तो इमरजेंसी के इम्पोजिशन में अगर लिमिटेशन है, इमरजेंसी के इम्पोजिशन में अगर रेस्ट्रिक्शन है, तो ये कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है एफआर को या एफआर से रिलेटेड एसेंस को। करेक्ट। वरना अगर कोई लिमिटेशन नहीं होगी तो पार्लियामेंट के पास आउटराइट पावर, आउटराइट क्षमता होगी एफआर को किसी भी तरीके से तोड़ मोड़ के रखने का। तो ये डायरेक्टली एफआर को बचा नहीं पाती है, लेकिन डेमोक्रेसी को जिंदा रखती है, डेमोक्रेटिक रेस्ट्रिक्शंस लगाती है, रीजनेबल लिमिटेशंस लगाती है ऑन द पार्लियामेंट, सो दैट टू सपोर्ट द वेरी एसेंस ऑफ एफआर ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब ये डेमोक्रेटिक लिमिटेशन या रेस्ट्रिक्शन का मतलब यह है कि पहले जब इमरजेंसी लगता था तो पार्लियामेंट में अपोजिशन का रोल ना के बराबर था, लेकिन आज के तारीख में पार्लियामेंट का इंपॉर्टेंस है, अपोजिशन की इंपॉर्टेंस है। आपको अगर इमरजेंसी इंपोज करना है तो पहले समय था कि 2 महीने तक आप कुछ नहीं कर सकते, अभी 2 का 1 महीना कर दिया गया है। पहले प्राइम मिनिस्टर अकेले कर सकता था, अब प्राइम मिनिस्टर को अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की राय लेनी पड़ेगी। पहले प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से काम हो जाए अगर, तो आपको बारी बारी से पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती थी इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू द इमरजेंसी, लेकिन अभी पड़ती है। आपको बारी बारी 6 महीने के अंदर अंदर आपको अप्रूवल चाहिए पार्लियामेंट का, सो एज टू एक्सटेंड द इमरजेंसी प्रोविजंस। तो इन सब चीज़ों को देखा जाए तो ये सारी की सारी डेमोक्रेटिक रेस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस ऑन पार्लियामेंट व्हिच इज इन अ वे सपोर्ट द बेसिक एसेंस ऑफ द वेरी बेसिक एसेंस ऑफ द एफआर। तो मोटा मोटा शब्दों में बात करें तो 1950 से पहले प्री इंडिपेंडेंस में अगर एफआर से रिलेटेड कोई भी लिटरेचर है, दैट इज कराची सेशन और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर पटेल 1946। अब फंडामेंटल राइट्स में ये प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस के अलावा भी एक और लिटरेचर होती है इसकी, और वो लिटरेचर है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई। इसके अंदर एक एंशिएंट लिटरेचर है। ठीक है। अब ये एंशिएंट लिटरेचर क्या है इसके बारे में समझते हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अनुसार बिल ऑफ राइट्स बोलकर एक प्रोविजंस, आप कह लो बिल ऑफ राइट्स करके एक प्रोविजंस यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया गया था, और बिल ऑफ राइट के अंदर ही फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया है। यानी कि बिल ऑफ राइट एक ऐसा चैप्टर है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके अंदर एफआर के बारे में बताया गया है,
और इससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इंस्पिरेशन लिया है। अब सवाल यह पैदा होता है कि अमेरिका ने बिल ऑफ राइट्स को क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया और उनको इसके बारे में कहां से पता चला और क्यों पता चला। इन अदर वर्ड्स, एफआर जो है यह अमेरिकन को भी तो कहीं ना कहीं से पता चला होगा। तो उसका जवाब यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपनी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में उन्होंने क्या देखा कि कोई भी डिक्टेटर या डिक्टेटरशिप वाली जो सरकारें होती हैं या कोई भी जो कॉलोनियल गवर्नमेंट्स होती हैं, विच इज़ इवेंचुअली एक डिक्टेटर ही बन जाती है, या कोई भी ऐसी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर जो कि अनडेमोक्रेटिक है, ऐसे सिचुएशंस में जब इन लोगों ने काफ़ी सालों तक जिया अपने 13 कॉलोनीज़ में, तो उनको ये लगने लगा कि वी नीड टू फाइट बैक फॉर आवर इंडिपेंडेंस बिकॉज वी कैन नॉट टॉलरेट अ कॉलोनियल गवर्नमेंट which is based on the dictatorship mode of government, which is based on undemocratic structure of governance। ऐसे में क्या हो रहा है, जो आम लोग हैं उनका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, वो दबे दबे से रहते हैं, उनको हर एक चीज़ पूछ कर करना पड़ता है, अधिकतर चीज़ों को मना कर दी जाती हैं। ऐसे सिचुएशन में यहाँ से निकल कर आया कि एक ऐसा अधिकार हमें चाहिए जो ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, और एक ऐसा लॉ चाहिए जो कि सबसे ऊपर हो, विच इज़ अ फंडामेंटल लॉ। एक ऐसा फंडामेंटल लॉ चाहिए जो हमारे इस फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। किससे? फ्रॉम द टेरेनी ऑफ एनी ऑफ द गवर्नमेंट और स्टेट, जो भी उस समय पे होगी। सो द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, द फ्रीडम मूवमेंट इन अमेरिका made the citizens of America realize that how important fundamental right could be for an overall development of their own citizens. And at the same time, how important it is to have a fundamental law which will protect those fundamental rights from the encroachments of the state. In other words, fundamental rights limits the government. Correct? So this is basically the philosophy. This is basically the ancient literature that we have in fundamental right. तो fundamental right के ऊपर अगर 100-150 शब्द लिखने के लिए बोल दें तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले एंशियंट टाइम के ओरिजिन से बात करोगे, उसके बाद इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आओगे। इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल भी कुछ ऐसी ही थी, हम लोगों ने भी कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करी जो अमेरिकन ने करी। हमारे भी सर के ऊपर कॉलोनियल पावर्स थी, वो भी डिक्टेटर थे, वो भी हमारा सर खा रहे थे। उसके बाद कराची सेशन और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जिक्र करोगे, और उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस में 1950 से लेकर 50, 55, 76, 78 इमरजेंसी तमाम चीज़ों के बारे में बात करोगे, जिन जिन के बारे में हम लोगों ने भी बात करी। तो दिस इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन। ये डिटेल इंट्रोडक्शन आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगा अनफॉर्चुनेटली, इसीलिए मैंने ये इंट्रोडक्शन लिखवाया, बताया। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो एफआर है, एफआर के बारे में लक्ष्मीकांत में और क्या क्या चीज़ें एडेड हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट। फंडामेंटल राइट एनश्राइन्ड इन पार्ट 3, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है, और इट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बिल ऑफ राइट्स। पार्ट 3 जो भारत का है, इसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है भारत का, क्योंकि इसके अंदर एक लिस्ट है, जो लिस्ट जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव जस्टिशिएबल फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट है। अब ये जस्टिशिएबल का मतलब क्या होता है कि जब भी हमारी कोई भी राइट को स्टेट छीनने की कोशिश करेगा तो हम लोग हमारे पास एक अधिकार है, राइट टू मूव टू कोर्ट। क्यों? क्योंकि हमारा अधिकार जस्टिशिएबल है। अगर कोई भी इसको छीनने की कोशिश करता है तो वी कैन गो टू कोर्ट। इन अदर वर्ड्स, जस्टिशिएबिलिटी का मतलब होता है एनफोर्स करवाने की ताकत, एनफोर्सिएबिलिटी है। कई ऐसे राइट्स हैं हमारे भारतीय संविधान में जो एनफोर्सिएबल नहीं है, हम चाहकर भी उसको एनफोर्स नहीं करवा सकते, लेकिन एफआर इज एनफोर्सिएबल थ्रू कोर्ट एंड दैट इज व्हाई इट इज जस्टिशिएबल इन नेचर। फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये किसी कॉन्स्टिट्यूशन में इतना एलाबोरेटिव नहीं है जितना भारत के पास है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एलाबोरेटिव है। फंडामेंटल राइट इज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। हम लोगों ने अभी बात करी, इट इज फंडामेंटल लॉ फॉर ऑल दी पर्सन्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे फंडामेंटल राइट को सबके लिए ग्रांट किया है, प्रोटेक्ट किया है, गारंटी दी है। इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं जिसमें लिखा जाता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट जो है, इट विल अपहोल्ड द एसेंस ऑफ इक्वालिटी, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, एट द सेम टाइम मेंटेन द यूनिटी ऑफ द नेशन। तो बड़ा जेनरिक टर्म्स हैं। फंडामेंटल राइट्स आर मेंट फॉर द प्रमोशन और प्रोमोटिंग द आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी बात करी है। जब भी हम अपने डेमोक्रेटिक राइट को इस्तेमाल करते हैं किसी भी पॉलिटिकल हेड या पॉलिटिकल ऑफिस के अगेंस्ट में,
उसको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बोलते हैं, जिस काइंड ऑफ अ सिविल राइट्स। इसके अलावा फंडामेंटल राइट ऑल्सो हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड टू प्रिवेंट the authoritarian rule or to prevent the establishment of a despotic rule in the country. It is also important to protect the liberty and freedom of the people against the invasion of the state, rather against the invasion by the state. ठीक है? So fundamental right का aim क्या है? A government should be of laws, not of men. इंसानों के द्वारा गवर्नमेंट नहीं है, लॉ के द्वारा गवर्नमेंट होनी चाहिए। सरकारें जो चलती हैं, गवर्नेंस जो चलता है, वो लॉ के बेसिस पे होना चाहिए, ना कि मेन के बेसिस पे। सो अ गवर्नमेंट ऑफ लॉज मतलब एक ऐसी सरकार, एक ऐसी गवर्नेंस जो कानून के मुताबिक चलती हो, किसी इंसान के विम्स एंड फैंसीज के मुताबिक नहीं। इसके अलावा दे आर फंडामेंटल बिकॉज दे आर द मोस्ट एसेंशियल फॉर द ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट, चाहे वो मटेरियल हो, मॉरल हो, स्पिरिचुअल हो, इंटेलेक्चुअल हो। ठीक है। अब ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थी, जैसे राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब इसमें से हम लोगों ने और भी अभी बात करा है कि राइट टू प्रॉपर्टी को क्यों हटाया गया था, वाई एंड व्हेन। व्हेन का जवाब है 1978, बाय व्हाट का जवाब है 44th अमेंडमेंट, एंड वाई का जवाब है टू इम्पोज द सोशलिज्म प्रिंसिपल। तो ये बहुत साफ बात है, इसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी चर्चा अभी कुछ देर पहले ही करी है। अब रही बात ये राइट टू इक्वालिटी की, ये राइट टू इक्वालिटी जो है वो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22 तक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, किसी भी तरीके के एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए, चाहे वो स्टेट करे चाहे वो कोई इंडिविजुअल करे, यह आर्टिकल 23-24 में है। इसके बाद फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 के बीच में है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29-30 में है। 31 में राइट टू प्रॉपर्टी थी, अब यह अधिकार है ही नहीं। इसके बदले में क्या आया है अमेंडमेंट के साथ साथ? आर्टिकल 31 कैपिटल ए, आर्टिकल 31 कैपिटल बी, आर्टिकल 31 कैपिटल सी, ये 3 ऐड हुआ है इंस्टेड ऑफ 31। ये सब क्या है इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। अभी के लिए बता देता हूँ, ये सब के सब जो हैं एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस हैं किसके? एफआर के एक्सेप्शंस हैं। यानी कि ऐसे कौन से प्रोविजंस, ऐसे कौन से सिचुएशंस हैं या हो सकते हैं जिसके वजह से हम एफआर को एनक्रोच कर सकते हैं, हम एफआर को इग्नोर कर सकते हैं, हम एफआर को अवॉइड कर सकते हैं लेजिटिमेटली। अच्छा, इसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो कि आर्टिकल 32 में है। इसके अंदर एनफोर्सिएबिलिटी का प्रोविजन है, इसके अंदर एनफोर्सिएबिलिटी का प्रोविजन है, या एक तरह से देखा जाए तो हमारे पास राइट टू मूव टू कोर्ट जो है, राइट टू मूव टू कोर्ट, इसी को राइट टू जुडिशियल रिव्यू भी कहते हैं, राइट टू जुडिशियल रिव्यू भी कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू। ये सब कुछ चीज़ें जो हैं ये आर्टिकल 32 में है। नीचे इन लोगों ने लक्ष्मीकांत में लिख रखा है कि 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा ये राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया है, इसीलिए आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स बचते हैं, ओनली 6। और राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 में जो थी उसको हटाकर आर्टिकल 300 कैपिटल ए पार्ट 12 में रखा हुआ है। सो पार्ट 3 में था अंडर आर्टिकल 31, वहाँ से पार्ट 3 से पार्ट 12 में चला गया और आर्टिकल 31 का हो गया 300 कैपिटल ए। सो आज की तारीख में राइट टू प्रॉपर्टी जो है अंडर आर्टिकल 300 कैपिटल ए, ये सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसका मतलब यह है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, अगर आर्टिकल 300 ए का वायलेशन करता है स्टेट, तो स्टेट कर सकता है, प्रोवाइडेड स्टेट इसको एक कॉम्पेंसेशन देगा, बस। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर कॉम्पेंसेशन देगा तो फिर इसको हटाने का मतलब ही क्या हुआ? जी मतलब ये हुआ कि अगर ये एफआर के चैप्टर के अंदर रहता, एफआर के पार्ट के अंदर रहता, तो स्टेट इतनी आसानी से एनक्रोच नहीं कर पाती, पहली चीज़। दूसरी चीज़, किसी भी तरीके का नुकसान में ये लोग, जिनका फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी नुकसान हो रहा है, वो लोग सीधा भागते सुप्रीम कोर्ट के पास। अब वो नहीं भाग सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, क्योंकि ये पार्ट 3 के पास ही अधिकार है अंडर आर्टिकल 32, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं डायरेक्टली। लेकिन क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक 2 डिफरेंसेस, इसके अलावा कोई डिफरेंस आज सच नहीं हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि अगर पार्ट 3 से हटा भी दिया है तब भी बेसिक एसेंस में कोई मेजर चेंजेस नहीं हुआ है। तो उधर का सोशलिज्म भी मेंटेन हुआ और इधर का इंडिविजुअल राइट टू प्रॉपर्टी राइट भी मेंटेन हो गई। तो इस तरीके से 44th अमेंडमेंट में इस तरीके की अरेंजमेंट करी गई ताकि इंडिविजुअल राइट्स और सोशल वेलफेयर दोनों को बैलेंस किया जा सके। इंडिविजुअल राइट्स एंड सोशल वेलफेयर, इन दोनों को बैलेंस किया गया है थ्रू 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट।
ठीक है, इसी तरीके का क्वेश्चन दिखेगा आप लोगों को, इसी तरीके की अंडरस्टैंडिंग और एनालिटिकल क्वेश्चंस ही पूछेंगे प्रीलिम्स और खास करके मेंस में। तो जितना अभी क्लियरली मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को समझ लीजिए, क्योंकि यही सवाल जो है आपको पेपर में दिखने वाला है। अभी हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स में।